तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कई बार क्या है, परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि हमारी समझ अच्छी होगी तो हम क्या है, इन क्वेश्चनों को हल करने के योग्य हो जाएंगे। वैसे एक चीज़ आपसे और बात करनी थी इस टॉपिक से पहले। यदि आपको हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो आप हमारे क्या टॉपिक्स पे रेस्पॉन्स दीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हम समझ ही नहीं पाते हैं आपके टॉपिक्स क्या आपके समझ में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि व्यूज़ से पता चलता है। क्योंकि व्यूज़ तो आते नहीं है, व्यूज़ आते नहीं है और आप उसमें देखते भी नहीं है, तो कई बार समझ आता है कि ये टॉपिक्स शायद हो सकता है हमारी क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर कोई कमी रही हो, तो हम हमारी जो मेहनत है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप हम जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं तो इस पर कमेंट ज़रूर करें कि हम इसमें आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक रोग। शुरुआत करते हैं। कई परीक्षाओं में जैसे RS मेंस की परीक्षा के अंदर ये एक खास टॉपिक है। शुरुआत करते हैं एंडेमिक रोग, निदान और नियंत्रण। सबसे पहले बात करें एंडेमिक रोग क्या होते हैं। एंडेमिक रोग वे संक्रामक या गैर संक्रामक बीमारियां होती है। एंडेमिक रोग क्या होते हैं? संक्रामक या गैर संक्रामक बीमारियां होती है जो क्या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय या जनसंख्या में नियमित रूप से पाई जाती है। जो क्या किसी भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय या जनसंख्या में नियमित रूप से पाई जाती है और ये बीमारी क्या लंबे समय तक बनी रहती है। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, जैसे भारत के राजस्थान में, या साफ कहें जैसे पश्चिम बंगाल में, या कोई किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, समुदाय में या जनसंख्या में नियमित रूप से पाई जाती है। और ये बीमारी क्या लंबे समय तक बनी रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। तो पूरी दुनिया के अंदर नहीं होती है, ये किसी विशेष क्षेत्र के अंदर ही होती है और बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए देखें जैसे मलेरिया, कि जैसे कि उदाहरण देखें मलेरिया भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, चिकनगुनिया अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में, जैसे लाइम रोग है ये उत्तरी अमेरिका में, तो ये उन्हीं क्षेत्रों के अंदर ही पाया जाता है जो क्षेत्रीय हमें बताए गए हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक रोग कहते हैं। अब एंडेमिक रोग, उनके निदान और नियंत्रण की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कुछ एंडेमिक रोगों के नाम बताइए, तो देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया की बात करें तो ये हमारे प्लाज्मोडियम परजीवी जो हमारे मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया रोग क्या है? हमारे किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और किसकी वजह से? ये हमारे प्लाज्मोडियम परजीवी है उसकी वजह से। क्या लक्षण होते हैं इसमें? तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द आता है और पसीना आता है। तो ये मलेरिया के कारण है, लक्षण है। अब निदान की बात करते हैं। निदान का मतलब होता है हम चेक कैसे कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हमारे क्या कराएंगे? पेरिफेरल ब्लड सीमर या रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट RDT करवाएंगे, तो मलेरिया का पता चलता है। PCR टेस्ट होता है, इससे भी हमारे मलेरिया रोग के बारे में पता चलता है। निदान का मतलब अपने डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल। मलेरिया रोग को हम थोड़ा फास्ट इसलिए करते हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। जैसे RS मेंस की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इन सब टॉपिकों को आराम से धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अभी यदि इनको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो एक तो बोरियत होती है, ऊपर से फिर रिवीजन करने में भी दिक्कत आती है। फिर नियंत्रण की बात करें मलेरिया की, तो मच्छर पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके लिए आप DDT, मच्छरदानी, लार्वा नष्ट करना, ये सब चीज़ें काम में ले सकते हो, जिससे मच्छरों पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है एंटी मलेरियल दवाएं होती है, जैसे क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, तो इसको ACT कहते हैं, वो भी आप काम में ले सकते हो। गंदे पानी के जमाव को रोकना, इससे आप मलेरिया से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा रोग आता है हमारा डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था? एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीज या रोग। तो शुरू करते हैं आगे। तो हमारे डेंगू की बात कर रहे थे। डेंगू के कारण की बात करें तो डेंगू वायरस जो एडीज मच्छर इसकी वजह से फैलता है। डेंगू वायरस जो हमारे क्या है? एडीज मच्छर की वजह से फैलता है। लक्षण क्या है इसके? तेज बुखार, त्वचा पे लाल चकत्ते, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, प्लेटलेट्स की कमी इसके लक्षण होते हैं। क्या क्या? तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, जोड़ों, मांसपेशियों में दर्द, प्लेटलेट्स की कमी, ये हमारे इसके लक्षण होते हैं डेंगू वायरस के। डायग्नोस कैसे करो निदान के लिए? तो NS1 एंटीजन टेस्ट, एक आता है NS1 एंटीजन टेस्ट, इससे कर सकते हैं। एलिसा टेस्ट, जिसमें IgM मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है उसका टेस्ट करें। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट, तो ये टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट के अंदर।
इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं डेंगू वायरस का, तो आराम से पता चल जाएगा यदि होगा तो। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डेंगू वायरस को? तो मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके, क्या मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके साफ पानी के कंटेनरों को ढक कर रखना, क्या साफ पानी के कंटेनरों को ढक कर रखना, डेंगू के टीके का उपयोग करना, क्या डेंगू वैक्सिया, क्या डेंगू वैक्सिया डेंगू का एक टीका है, उसको जिन एरियो में डेंगू का प्रभाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर डेंगू का टीका लगाया जा सकता है। क्या डेंगू का टीका वहाँ लगाया जा सकता है जहाँ डेंगू का प्रभाव ज़्यादा रहता है। टीके का नाम है डेंगू वैक्सिया, डेंगू वैक्सिया। तीसरा रोग आता है हमारा कौन सा? टाइफाइड। तीसरा रोग कौन सा था? टाइफाइड। भाई ये वो रोग है जो किसी खास एरिया में ही रहते हैं, पूरे के पूरे मतलब सारे एरिया में नहीं फैले होते। जैसे हमारा मलेरिया देख लिया, डेंगू देख लिया, अब टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से। लक्षण क्या रहते हैं? लगातार बुखार रहना, पेट दर्द, दस्त, कब्ज, भूख न लगना। लगातार बुखार, पेट दर्द, दस्त, कब्ज, भूख न लगना लक्षण है। निदान की बात करें तो वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट निदान के रूप में काम में ले सकते हैं। नियंत्रण या कंट्रोल की बात करें तो साफ और सुरक्षित पानी पीना, उचित स्वच्छता और हाथ धोना। उचित स्वच्छता और हाथ धोना नियंत्रण की बात करें तो साफ सुरक्षित पानी पीना, उचित स्वच्छता, हाथ धोना, ये आप काम मिलेंगे तो इससे मुक्ति पा सकते हैं। ये सारे हमारे एंडेमिक रोग है जो हमें किसी खास विशेष जगह होते हैं। टाइफाइड का भी टीका आता है, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, TCV, एक टीका आता है टाइफाइड का, वो लगवाते हो तो टाइफाइड नहीं होगा। फिर आता काला आजार जिसे कहते हैं विसरल लीशमैनियासिस। क्या है? विसरल लीशमैनियासिस। तो ये किसकी वजह से होता है? लीशमानिया डोडोवनी, एक परजीवी होता है लीशमानिया डोडोवनी परजीवी है, जो क्या बालू मक्खी या सैंड फ्लाई होता है उसके अंदर पाया जाता है। और वो जब हमारे खाने के ऊपर बैठती है तो उस खाने को हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे ये कालाजार रोग हो सकता है। क्या लक्षण रहेंगे इस रोग के? एक तो बुखार हो सकता है, वजन की कमी, तिल्ली, या लीवर होता है हमारा तो लीवर बढ़ जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे वजन कम हो जाएगा। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनसे आप कालाजार पता लगा सकते हैं। जहाँ सीसी मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी, बालू मक्खी होती है, वहाँ इसके प्रसार की संभावना ज़्यादा रहती है। अब डायग्नोसिस कैसे करो, निदान की बात करें तो स्प्लीन एस्पिरेटेड टेस्ट, स्प्लीन एस्पिरेट टेस्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारी तिल्ली है ये बढ़ जाती है, तो आप क्या है स्प्लीन या तिल्ली, स्प्लीन को तिल्ली कहते हैं, जिसका टेस्ट करेंगे SAT मतलब स्प्लीन एस्पिरेट टेस्ट। फिर RK39 एंटीजन टेस्ट, क्या RK39 एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट बता रहे हैं जिनसे आप इन रोगों का पता लगा सकते हैं। फिर नियंत्रण की बात करें तो बालू मक्खी या सैंड फ्लाई है उस पर नियंत्रण करो, वहाँ पे एरिया में DDT से छिड़काव करो, मच्छरदानी का प्रयोग करो। इलाज के लिए बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी और मिल्टेफोसिन, ये दवाई हैं, इनको काम में ले सकते हैं। मिल्टेफोसिन और एम्फोटेरिसिन बी, इन दवाइयों को काम में ले सकते हैं हमारे इसके इलाज में। लीशमैनिया डोडोवेनी। बात करते हैं अगला रोग आता है हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बुखार की बात करें तो चिकनगुनिया वायरस जो एडीज मच्छर से फैलता है। चिकनगुनिया वायरस क्या है? जो एडीज मच्छर से फैलता है। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, जोड़ों में सूजन, दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते। तेज बुखार, जोड़ों में सूजन, दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते। तेज बुखार, जोड़ों में सूजन, दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते हमारे चिकनगुनिया के हमारे जो लक्षण है वो। फिर निदान या टेस्ट की बात करें, टेस्ट क्या होगा इसका? RT-PCR टेस्ट। क्या RT-PCR टेस्ट? एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। तो हमारे निदान क्या टेस्ट की बात करें तो कंट्रोल या नियंत्रण की बात करें तो मच्छर नियंत्रण की बात करें तो मच्छर नियंत्रण मतलब पानी के जमा न होने देना। क्या? पानी को जमा नहीं होने देना, मच्छरदानी का उपयोग करना, इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल का काम ले सकते हो। क्या? दर्द और बुखार के लिए क्या पैरासीटामोल काम में ले सकते हो। फिर आता है स्क्रब टाइफस। क्या? स्क्रब टाइफस की बात करें तो कारण की बात करें तो कारण क्या है? ओरेंटिया और तुस गामुशी, ओरेंटिया तुस गामुशी बैक्टीरिया है जो घास के किलो या माइट्स में फैलता है। जो घास के किलो मतलब होता है माइट्स,
जो छोटे कीड़े होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। तो ये एक बैक्टीरिया जो घास के कीड़ों माइट्स से फैलता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, त्वचा पर लाल दाने, सिर दर्द, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। क्या आती है, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। तेज बुखार, त्वचा पर लाल दाने, सिर दर्द, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। स्क्रब टाइफस होता है। और ये इंटाना तुस गामोशी बैक्टीरिया की वजह से। तो निदान की बात करें तो इसमें IgM एलिसा टेस्ट क्या होता है, IgM एलिसा टेस्ट किया जाता है। PCR टेस्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है, PCR टेस्ट, IgM एलिसा टेस्ट, PCR टेस्ट भी। फिर बात करें नियंत्रण की तो व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, एंटीबायोटिक्स की डॉक्सिक्लाइन एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कर सकते हो। एंटीबायोटिक है डॉक्सिक्लाइन एजिथ्रोमाइसिन, इस जो मेडिसिन है इसका उपयोग कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, हमने एंडेमिक रोगों के बारे में देखा, कुछ रोगों के उदाहरण भी देखे, उपचार के तरीके, निदान, सब चीज़ें देखी। अब सामान्य उपाय की बात करते हैं। एंडेमिक रोगों के रोकथाम नियंत्रण के सामान्य उपाय: साफ पानी, स्वच्छता, जल जनित बीमारियों जैसे टाइफाइड, डायरिया, इनसे बचने के लिए स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता बनाए रखना। क्या, जल जनित जो बीमारियां हैं जैसे हमारे टाइफाइड, डायरिया, इनसे बचने के लिए स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता बनाए रखना। टीकाकरण तो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और अन्य जो बीमारियां उनके लिए टीके उपलब्ध है। क्या क्या, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध है जिनका उपयोग करना चाहिए। सब बीमारियों के लिए टीके होते हैं, तो आप उन टीके को लगवाएंगे तो आप बीमारी से मुक्त रहेंगे। फिर आता मच्छर नियंत्रण। मच्छर नियंत्रण की बात करें तो आपको ठहरा हुआ पानी है उसको हटा देना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा होता पानी उसको हटा देना चाहिए। मच्छरदानी और रिपेलेंट्स जो है उनका उपयोग करना चाहिए। कीटनाशक मतलब DDT का छिड़काव करना चाहिए, कीटनाशकों या DDT का छिड़काव करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो नियमित रूप से हाथ धोना, स्वच्छ भोजन करना, खुले में शौच से बचना। नियमित रूप से हाथ धोना, स्वच्छ भोजन करना, खुले में शौच से बचना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है। उसकी बात करें फिर सामुदायिक जागरूकता या सामुदायिक जागरूकता की बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्वास्थ्य शिविरों, शिक्षा अभियानों, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करना। क्या क्या, स्वास्थ्य शिविरों, शिक्षा अभियानों, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फिर बात करें जल्दी पहचान और उपचार के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। क्या, नियमित जल्दी पहचान और उपचार के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, ये सामुदायिक जागरूकता के लक्षण है। तो निष्कर्ष की बात करें तो एंडेमिक रोग किसी क्षेत्र विशेष में, क्या, एंडेमिक रोग किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहने वाले रोग होते हैं। एंडेमिक रोग क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहने वाले रोग होते हैं। इनका समय पर निदान और उचित नियंत्रण उपायों से रोकथाम किया जा सकता है। क्या, समय पर इनका निदान किया जाए, टेस्ट कर ले, और फिर यदि जो नियंत्रण के उपाय होते हैं उनको काम में लें तो इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। साफ सफाई, टीकाकरण, मच्छर नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता और क्या इन रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। क्या क्या, साफ सफाई, टीकाकरण, मच्छर नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सब क्या करती है, इन रोगों के निदान में यानी कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। तो हमने एंडेमिक के बारे में देख लिया। अब दूसरे प्रकार के रोग आते हैं, एपिडेमिक रोग। क्या आते हैं, एपिडेमिक रोग आते हैं, दूसरे प्रकार के रोग। अब एपिडेमिक जिसको हिंदी में कहते हैं महामारी, तो महामारी के बारे में बातचीत करते हैं कि महामारी क्या होती है। क्या करें, महामारी के बारे में बात करें कि महामारी क्या होती है। तो एपिडेमिक रोग क्या होते हैं, बात करें तो एपिडेमिक रोग वे संक्रामक बीमारियां होती है जो किसी विशेष क्षेत्र, देश या समुदाय में अचानक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। तो एंडेमिक में तो क्या होता था कि नॉर्मली पाई ही जाती है, एपिडेमिक का मतलब अचानक होती है। क्या होती है, अचानक होती है और बड़ी संख्या में होती है। तो अचानक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारियां तेजी से फैलती है, कई बार गंभीर स्वास्थ्यजनक संकट पैदा कर सकती है। ये क्या करती है, कई बार गंभीर जन स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकती है, इतना भयंकर कर सकती है कि लोग तेजी से मरने लगेंगे। जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा महामारी है, क्या, इन्फ्लुएंजा महामारी, कोविड-19 महामारी। फिर आती जैसे हमारे बुबोनिक प्लेग, क्या, ब्यूबोनिक प्लेग, कॉलेरा, डेंगू वायरस। तो ये बीमारी क्या होती है, अचानक फैलती है और अचानक क्या है, तेजी से फैल जाती है। कुछ एपिडेमिक रोग है उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। डेंगू के बारे में तो हमने देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लेंगे क्योंकि ये भी अचानक तेजी से फैलता है। सबसे पहले आता है हमारा कोविड-19। बात करें तो SARS-CoV-2 वायरस जो हवा की बूंदों और सतहों से फैलता है।
हवा की बूंदों और सतहों से फैलता SARS-CoV-2। लक्षण की बात करें तो बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गंध और स्वाद का चले जाना, थकान, ये इसके लक्षण होते हैं। क्या क्या? बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गंध, स्वाद का चले जाना, थकान, ये सब इसके लक्षण हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे? RT-PCR करवा टेस्ट कराओ, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराओ। फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्या होता है? रैपिड एंटीजन टेस्ट कराओ, तब जाके पता चलेगा। फिर कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की, तो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी बना के रखो। मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी बना के रखो। नियमित रूप से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। क्या? नियमित रूप से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। टीकाकरण की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना, इन टीकों का उपयोग करो। क्या? टीकाकरण की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना, ये टीके हैं, इनका उपयोग करो। फिर बात करें दूसरे रोग की, तो दूसरा रोग आता है इन्फ्लुएंजा। क्या आता है? इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसका कारण है। लक्षण की बात करें तो बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, गले में खराश और खांसी। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, गले में खराश और खांसी हैं इसके लक्षण होंगे। निदान की बात करें, डायग्नोस की बात करें, पहला डायग्नोस की बात करें तो ये आता है RT-PCR टेस्ट। क्या? RT-PCR टेस्ट की बात करें तो रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है RIDT, रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, इससे आप पता कर सकते हो। फिर नियंत्रण कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण या कंट्रोल की बात करें तो वार्षिक जो फ्लू वैक्सीन लेना। क्या? आप वार्षिक फ्लू वैक्सीन लो, बीमार व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना के रखो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो। क्या क्या? वार्षिक फ्लू वैक्सीन लो, बीमार व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना के रखो, स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखो। फिर आता कोलेरा। कोलेरा की बात करें तो जैसे विब्रियो कोलेरी नामक जो बैक्टीरिया है, कौन सा? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया है, गंदा पानी पीने और भोजन से फैलता हमारे कोलेरा रोग। तो एक गंभीर डायरिया, उल्टी, निर्जलीकरण और कमजोरी इसके लक्षण होते हैं। निदान की बात करें, डायग्नोस कैसे करेंगे? स्टूल कल्चर टेस्ट। कोलेरा की टेस्टिंग कैसे? तो स्टूल कल्चर टेस्ट होता है। फिर रैपिड डिपस्टिक टेस्ट, डिपस्टिक टेस्ट, रैपिड डिपस्टिक टेस्ट होता है, जिससे आप कोलेरा का पता लगा सकते हैं। बात करें कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है साफ पानी और स्वच्छ भोजन का सेवन करो। साफ पानी और स्वच्छ भोजन का सेवन करो। ORS का घोल लो। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और एंटीबायोटिक्स मतलब एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन। एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन है एंटीबायोटिक्स, इसका उपयोग करो। ORS की बात करो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका उपयोग करो। फिर बात करें कोलेरा का टीकाकरण की बात करें तो डॉकुरल, सेंकोल और यूविकोल। क्या? डुकोरल, सेंकोल और यूविकोल, ये हमारा टीका है, कोलेरा के टीके हैं जो इनका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे डेंगू के बारे में हमने एंडेमिक के अंदर देख लिया था, लेकिन और देख लेते हैं, कोई क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा। डेंगू क्यों? क्योंकि डेंगू भी हमारा एपिडेमिक रोग हो सकता है। क्या? डेंगू भी हमारा एपिडेमिक रोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी तेजी से किसी एरिया में फैल सकता है। बात करें डेंगू की तो डेंगू वायरस एडीज मच्छर से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? एडीज मच्छर की वजह से फैलता है। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, प्लेटलेट्स की कमी, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते इसके लक्षण हैं। डायग्नोस या निदान की बात करें तो NS1 एंटीजन टेस्ट, एलिसा टेस्ट, IgM, IgG, ये हमारे एलिसा टेस्ट में इसको टेस्ट कर सकते हैं, हमने पहले ही देख लिया था। नियंत्रण कंट्रोल की बात करें तो मच्छर नियंत्रण, पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का उपयोग करना इसका तरीका है, ताकि आप इसको रोक सको। डेंगू का टीका अपन डेंगू वैक्सीन हमने पहले देख लिया था, इसका उपयोग करो। बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल काम लो। बुखार हो जाए और दर्द हो तो किसका काम लो? पैरासीटामोल जो दवाई होती है उससे काम लो। 5वीं बीमारी आती है हमारी ब्यूबोनिक प्लेग। क्या आती है? ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें तो यर्सिनिया पेस्टिस। क्या? यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो संक्रमित पिस्सू और चूहों से फैलता है। यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया क्या? जो संक्रमित पिस्सू और चूहों से फैलता है, ब्यूबोनिक प्लेग है। बात करें लक्षण की तो बुखार, लिम्फ नोड की सूजन, ठंड लगना और कमजोरी। क्या क्या? बुखार, लिम्फ नोड की सूजन, ठंड लगना और कमजोरी इसके लक्षण है। ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें तो यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो संक्रमित पिस्सू और चूहों से फैलता है। बुखार, लिम्फ नोड की सूजन, ठंड लगना और कमजोरी,
इसके लक्षण। निदान की बात करें तो बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट या बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट की बात करें और पीसीआर टेस्ट, इनसे हम पता लगा सकते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। किससे? बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट और पीसीआर टेस्ट से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ब्यूबोनिक प्लेग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है नियंत्रण की, तो चूहों और पिस्सू होते हैं, चूहों के ऊपर पिस्सू पाए जाते हैं, तो इन पिस्सुओं को कंट्रोल करके, तो चूहों और पिस्सुओं को नियंत्रण करके और एंटीबायोटिक्स जैसे हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, डोक्लोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, क्या क्या हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सी साइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सोसिन, ये हमारे एंटीबायोटिक्स है, इनका उपयोग करके आप इनको बीमारी को रोक सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस। क्या? जापानी इंसेफेलाइटिस। तो जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करें, कारण क्या है? एक वायरस है JEB, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, जो क्यूलेक्स मच्छर है उसके द्वारा फैलता है। किसकी वजह से? क्यूलेक्स मच्छर है वो फैलाता हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस। बुखार, सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, मांसपेशी में दर्द और दौरे पड़ते हैं इसमें। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क का ज्वर होता है, ये सिर क्या दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, वो वाली बात है। तो बुखार, सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, मांसपेशियों में दर्द और दौरे पड़ते हैं। टेस्ट की बात करें तो कौन सा टेस्ट कर सकते हो? तो IgM एंटीबॉडी टेस्ट। क्या? IgM एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। MRI और CT स्कैन करा सकते हो। क्या? MRI, CT स्कैन, IgM से एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। फिर बात करें नियंत्रण की, तो मच्छरों से बचाव जरूरी है। इसमें क्या? मच्छरों से बचाव जरूरी है। टीकाकरण जो हमारे JE वैक्सीन है तो वो करा ले सकते हो। अब हमने देख लिया एंडेमिक, देख लिया। अब एपिडेमिक रोगों को रोकथाम और नियंत्रण के क्या उपाय करो, तो हमारे जैसे टीकाकरण करा लेना चाहिए। टीकाकरण की बात करें तो कई महामारी रोगों के लिए टीके उपलब्ध है, जैसे हमारी कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, तो हमारी बहुत सारी महामारियाँ जिनके लिए टीके अवेलेबल है। यदि डर हो तो टीके लगाने चाहिए। समय पर टीका लगवाना महामारी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। समय पर टीका लगा लेंगे तो ये महामारी फैलेगी नहीं। तो स्वच्छता, सफाई, हाइजीन और सैनिटेशन, नियमित रूप से हाथ धोना, स्वच्छ भोजन करना, पानी का सेवन करना, स्वच्छ पानी का सेवन करना बीमारी को रोकने में सहायता करता है। दूषित पानी और भोजन से बचना चाहिए, या दूषित पानी और भोजन से बचना चाहिए। उचित कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या? उचित कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट जरूरी है। उचित कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर आता है सामाजिक दूरी। क्या आता है? सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो महामारी के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। क्या? महामारी के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे थोड़ा दूर कर देना चाहिए ताकि वो बीमारी औरों के ना लगे। तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर यात्रा पर प्रतिबंध और निगरानी, तो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा प्रतिबंध लागू हो। यदि इस तरह की बीमारी किसी के साथ है तो उसकी क्या है, इन चीज़ों को रोक लगानी चाहिए कि वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा ना करे। और संक्रमण के मामलों पर निगरानी, संक्रमित व्यक्तियों को समय समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। फिर बात करें मच्छर और कृंतक नियंत्रण, मतलब वेक्टर कंट्रोल की भी ज़रूरत है। मच्छर कृंतक नियंत्रण या वेक्टर कंट्रोल की बात करें तो मच्छरों, चूहों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए DDT छिड़काव, मच्छरदानी और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। मच्छरों, चूहों से फैलने वाली बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए DDT छिड़काव, मच्छरदानी और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। फिर जागरूकता और शिक्षा की बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महामारी के दौरान सरकार और स्वास्थ्य संगठन होते हैं, महामारी के दौरान सरकार, स्वास्थ्य संगठनों द्वारा सही जानकारी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या? महामारी के दौरान सरकार और जो स्वास्थ्य संगठन है उनके द्वारा सही जानकारी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। झूठी जानकारी से बचना चाहिए ताकि, और साथ ही साथ वैज्ञानिक जो तथ्य है केवल उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इसके, तो एपिडेमिक रोग किसी विशेष क्षेत्र में तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां होती हैं। इनका समय पर निदान और प्रभावी नियंत्रण उपायों द्वारा प्रसार को रोका जा सकता है। टीकाकरण, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, यात्रा प्रतिबंध, जागरूकता अभियान महामारी के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह हमने एंडेमिक और एपिडेमिक रोगों के बारे में देखा। अब देखेंगे पेंडेमिक रोग। क्या? पेंडेमिक रोगों की बात करें तो इनकी रोग निदान और नियंत्रण देखें। सबसे पहले पेंडेमिक रोग क्या होते हैं?
पेंडेमिक रोग वे संक्रामक बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया या कुछ देशों में तेजी से फैलती है, या तो पूरी दुनिया में फैलेगी या कुछ देशों में तेजी से फैलेगी और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। महामारी की तुलना में पेंडेमिक रोग का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। क्या महामारी की तुलना में एपिडेमिक तो क्या है, एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि पेंडेमिक क्या होती है, पूरी दुनिया में इसका प्रसार होता है और ये कई महाद्वीपों में फैल जाती है, कई बार ऐसे फैली हुई है। कुछ पेंडेमिक रोगों की बात करें तो कौन कौन से हैं हमारे, कोविड-19 2019 से 2023 तक फैला, स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 तक, HIV एड्स 1981 से फैला था और अब तक चले ही जा रहा है, स्वाइन फ्लू H1N1 2009 से 2010 तक, ब्लैक डेथ ये ब्यूबोनिक प्लेग ये हमारे 1347 से 1351 तक फैला था। अब हम बात करेंगे कुछ पेंडेमिक रोगों के उनके निदान और नियंत्रण की। ये आपको इसलिए बार बार बताया था नहीं ताकि आप चीज़ें याद कर सकें। कोविड-19 हमारे पेंडेमिक की तरफ फैली तो SARS-CoV-2 सार्क SARS CoV और 2 वायरस जो संक्रमित व्यक्ति के श्वसन बूंदों और सतहों से फैलता है। बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गंध और स्वाद का चले जाना और थकान इसके लक्षण है। टेस्ट कैसे करोगे आप, टेस्ट की तो पहले भी देख लिया था हमने, RT-PCR टेस्ट करो, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करो, फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करो, RAT टेस्ट करो, तो ये इससे कर सकते हैं। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल कैसे करोगे, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूरी बना के रखो, क्या क्या, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। टीकाकरण की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना, सिनोवैक, इस तरह की जो टीकाकरण है इनको काम में लो। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध काम में लो, क्या, लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध काम में लो। फिर बात करें स्पेनिश फ्लू 1918 के पेंडेमिक थी स्पेनिश फ्लू, तो ये किसकी वजह से हुई थी, ये हमारा H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था जो संक्रमित व्यक्ति की छींकने से या खांसने से फैलता था। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है। फिर इसके लक्षण की बात करें, तेज बुखार आता है, ठंड लगना, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी, ये इसके लक्षण है। क्या, तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी इसके लक्षण है। निदान की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए क्या किया जाता है, RT-PCR टेस्ट किया जाता है। फिर सीरोलॉजी टेस्ट की बात करें तो RT-PCR टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट, ये हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए टेस्ट है। फिर कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें तो मास्क पहनना, भीड़ से बचना, इन्फ्लुएंजा का एक टीका आता है वो लगवाना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और ऑक्सीजन की उपलब्धता, इसका कंट्रोल किया जा सकता है। फिर HIV एड्स पेंडेमिक की बात करें तो कारण क्या है, इसका कारण है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस है, इसकी वजह से सबको पता है। अब तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका HIV के बारे में ना पता हो। जो संक्रमित रक्त, यौन संपर्क और मां से बच्चे को फैलता है, क्या, जो संक्रमित रक्त, यौन संपर्क और मां से बच्चे को फैलता है, हमारे HIV एड्स। अब इसकी क्या लक्षण है, लक्षण की बात करें तो प्रारंभिक लक्षण आते हैं बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द। प्रारंभिक लक्षण क्या, बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द। प्रोग्रेसिव मतलब लास्ट स्टेज आती है, उन्नत स्टेज, तो इसमें क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे क्या, ऑप्चुनिस्टिक संक्रमण, TB, कैंसर, जो बहुत सारे संक्रमण है उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। निदान कैसे करोगे, HIV एंटीबॉडी टेस्ट, तो एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये टेस्ट करा सकते हैं। एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा एलिसा टेस्ट क्या है, तो आपके HIV एंटीबॉडी टेस्ट है तो एलिसा टेस्ट होता है, या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। PCR टेस्ट भी करा सकते हैं। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप कंट्रोल में असुरक्षित यौन संबंध होते हैं उनसे बचो, कंडोम का उपयोग करो, संक्रमित सुइयों और रक्त से बचाव करो, जो संक्रमित सुइयां होती है रक्त से बचाव करो, संक्रमित रक्त से बचो। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART का उपयोग करो, जन जागरण और शिक्षा अभियान करो, जन जागरण और शिक्षा अभियान करो कंट्रोल में। फिर बात आता है स्वाइन फ्लू, क्या था, स्वाइन फ्लू जो 2009 में, स्वाइन फ्लू 2009 के अंदर एक पेंडेमिक बीमारी थी। स्वाइन फ्लू क्या थी, 2009 के अंदर एक पेंडेमिक बीमारी थी। कारण क्या था, H1N1 वायरस, जो संक्रमित व्यक्ति की खांसी छींक से फैलता है, क्या, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से फैलता है H1N1 वायरस। लक्षण की बात करें, तेज बुखार, ठंड लगना, गले में खराश,
बदन दर्द, सांस लेने में कठिनाई इसके लक्षण है। क्या क्या? तेज बुखार, ठंडे लगना, गले में खराश, बदन दर्द, सांस लेने में कठिनाई इसके लक्षण होते हैं। निदान की बात करें तो RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्या? RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट इसके जो हमारे टेस्ट है वो है। एक कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण कैसे कर सकते हो। नियंत्रण की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो फ्लू शॉट, क्या फ्लू शॉट के नाम से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर हाथ धोना, स्वच्छता बनाए रखना। हाथ धोना, स्वच्छता बनाए रखना, इससे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हो। फिर आता ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें तो इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। 1347 में ये फैली थी पूरी दुनिया में और 1351 तक आते आते पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन इससे वो कंट्रोल कर लिया गया। ये चूहों के कारण फैली थी ब्लैक डेथ। तो यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो चूहों के ऊपर पिस्सू पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, उनकी वजह से फैली थी। और हमारी जो इंग्लैंड की ये यूरोपीय देश थे तो उनके अंदर क्या बीच नीचे बड़ी बड़ी क्या थी जो ड्रेनेज व्यवस्था थे। ड्रेनेज में क्या था कि बड़ी बड़ी चूहे हो गए थे। उस टाइम के चूहों को मारने का एक वो प्लान भी चला था। लिम्फ नोड में सूजन आती है, बुखार, कमजोरी, त्वचा का काला पड़ना, तो ये हमारे इसके लक्षण होते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के। बात करें निदान की, कौन से टेस्ट करेंगे तो निदान की बात तो बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट, PCR टेस्ट, तो ये हमारे टेस्ट है जिससे आप कर सकते हो। नियंत्रण की बात करें, चूहों पिस्सुओं से बचाओ। चूहों पिस्सुओं से बचाओ जरूरी है। एंटीबायोटिक्स मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर क्वारंटाइन, संक्रमण में की रोकथाम, क्वारंटाइन रखो, संक्रमण की रोकथाम करो। तो इस तरह से आप पेंडेमिक रोगों को से बच सकते हो। अब हम देखेंगे पेंडेमिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के क्या उपाय है। पहला तो टीकाकरण करो। टीकाकरण महामारी रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, HIV, प्लेग, अन्य संक्रमणों के लिए प्रभावी टीके विकसित किए गए। क्या? कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, HIV, प्लेग और अन्य संक्रमणों के लिए प्रभावी टीके विकसित किए गए, तो वो लगवा लीजिए। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय? पब्लिक हेल्थ मेजर की बात करें तो मास्क पहनना, हाथ धोना, मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। या मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये जरूरी है। संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे समाज से दूर कर देना चाहिए ताकि बीमारी औरों के ना हो। उन पर यह क्या है, यात्रा प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उन पर यात्रा प्रतिबंध लागू होने चाहिए। फिर बात करें स्वच्छता और सफाई, हाइजीन और सैनिटेशन की। दूषित पानी और भोजन से बचना चाहिए उसे। क्या? दूषित पानी और भोजन से बचना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, हाथ धो के रखना चाहिए। मच्छरों, चूहों और अन्य वाहकों को नियंत्रित करना चाहिए। मच्छरों, वाहकों, जो चूहे और अन्य वाहक होते हैं उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। फिर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए इस हेल्थ केयर सिस्टम को। बात करें इसमें तो अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, इनका उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। दवाओं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की स्टॉकिंग की जानी चाहिए। दवाओं, आवश्यक चिकित्सा जो उपकरण होते हैं इनकी स्टॉकिंग मतलब हमारे गोदाम में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। फिर बात करें हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान उपचार कि वैज्ञानिक अनुसंधान उपचार की बात करें तो सैनिटिफाई रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, तो नई दवाओं, टीकों और उपचार विधियों पर शोध करना चाहिए। महामारी की त्वरित पहचान के लिए सक्रिय निगरानी प्रणाली काम में लेनी चाहिए। जब महामारी की त्वरित पहचान के लिए सक्रिय निगरानी प्रणाली काम में ली जानी चाहिए। तो जागरूकता और शिक्षा की बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या? जागरूकता और शिक्षा की बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सही लोगों को सही जानकारी देना और अफवाहों से बचना, कि सही लोगों को सही जानकारी देना और अफवाहों से बचना। सरकारी हेल्पलाइन और हेल्थ केयर सपोर्ट को मजबूत करना, कि सरकारी हेल्पलाइन और हेल्थ केयर सपोर्ट को मजबूत करना। इस तरह से हम इन रोगों से दूर हो सकते हैं, मतलब पेंडेमिक से मुक्ति पा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो पेंडेमिक रोग क्या होते हैं? पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली गंभीर स्वास्थ्य आपदाएं होती है। इनका प्रभाव निदान, टीकाकरण, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, चिकित्सा सेवाओं की मजबूती से नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के सहयोग से महामारी को हराया भी जा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक 3 तरह के रोगों के बारे में देखा। ये RS मेंस के अंदर हमारे बायोलॉजी का टॉपिक है। इस तरह की जानकारी आपको आसानी से कहीं मिलती नहीं है, लेकिन हम आपके लिए इसको कलेक्ट करके लेके आए हैं।
लेकिन क्या है कि जो रेस्पॉन्स आता है वो इतना ख़राब रहता है कि आगे मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि हमें आगे बनाना है वीडियो। लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप हमें मोटिवेट के रूप में केवल एक मैसेज कीजिए ताकि हमें पता रहे कि आप इसको देख रहे हैं। तो ताकि हमें आगे मेहनत करने में आगे बढ़ के, क्यों, क्योंकि एक पीडीएफ बनाने में काफ़ी कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं सोचने में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए कैसे नहीं बनना चाहिए। तो हमारी मेहनत को आप सराहें, आपकी यदि थोड़ी सी भी काम आती है तो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।